7 अक्टूबर 2023 हमास जो कुछ के लिए फ्रीडम फाइटर और कुछ के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल पर हमला करते हैं। और दूसरी तरफ इजराइल ने यह ठान ली है कि वो गजा में हमास को ख़त्म कर देगा। हमास के इस अटैक से 1400 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और 200 से ज़्यादा लोगों को ये कैदी बनाते हैं। अगर तारीख की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 से हो तो आपको भी पैलेस्टाइन एक जालिम और इजराइल एक मजलूम नजर आएगा। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है कि देयर इज़ ऑलवेज अ टू साइड टू एवरी स्टोरी एंड द ट्रूथ लाइज समवेयर इन बिटवीन। तो आखिर ये इजराइल एक छोटा सा मुल्क जिसकी पॉपुलेशन 9 मिलियन जो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन से 97% कम है, ये इतनी पावरफुल कैसे बनी? और ये गजा, वेस्ट बैंक, यरूशलेम और हमास आखिर हैं क्या? और ये इजराइल और पैलेस्टाइन को कॉन्फ्लिक्ट आखिर शुरू कहाँ से हुआ? और क्या ये आखिर किसी रिलीजन के खिलाफ जंग है? हमास के इस अटैक के बाद इजराइल ने गजा पर एयर स्ट्राइक्स शुरू की और 7 अक्टूबर के बाद से आज तक की बात करें तो इजराइल के इन अटैक से गजा में तकरीबन 6000 मासूम मुस्लिम पैलेस्टीनियंस शहीद हो चुके हैं। और आखिर इजराइल में ऐसा क्या है कि ये सब रिलीजन जैसे कि क्रिश्चियन, जूज और मुस्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको पाने के लिए आज तक इतनी जंगें हुई और हम आए दिन पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में हुए कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। आज की बात करें तो ये रेड में सारा इजराइल है जिसमें ज्यादातर ज्यूज रहते हैं और ये जो ग्रीन में आप साइड पर देख रहे हैं वो गजा है। इजराइल की टोटल 9 मिलियन की पॉपुलेशन में से इस गजा एरिया के अंदर सिर्फ 2 मिलियन से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। और ये जो येलो में आप ऊपर देख रहे हैं उसे वेस्ट बैंक कहते हैं और ज्यूज इसको जुडिया एंड समारिया कहना पसंद करते हैं। और ये बीच में जो आपको स्टार नजर आ रहा है ये इजराइल का कैपिटल यानी यरूशलेम है। दूसरी तरफ अगर आप पैलेस्टाइन की बात करें और अगर गूगल मैप में आप पैलेस्टाइन को सर्च करें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि पैलेस्टाइन कोई मुल्क नहीं बल्कि इजराइल के अंदर ही टेरिटरी है। तो इजराइल का मैप देखने में तो बहुत सिंपल लगता है लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये मैप पहले कुछ यूं और फिर यूं और आखिर में ये बना। आप देख रहे हैं कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता पैलेस्टाइन खत्म होता गया और इजराइल मैप के ऊपर आता गया। इजराइल और पैलेस्टाइन के इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट की कड़ियां जाकर मिलती हैं यरूशलेम की तारीख से। और आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर यरूशलेम तमाम रिलीजन्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तारीख में हजारों साल पहले चलते हैं, ये इजराइल, पैलेस्टाइन, वेस्ट बैंक कुछ भी नहीं था। ये पूरा एक किंगडम था जिसको किंगडम ऑफ जुडिया कहा जाता है। और ये किंगडम किंग सोलोमन रूल करते थे, जिन्हें हम मुस्लिम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में माउंट मोरिया जो कि आज टेंपल माउंट के नाम से जाना जाता है, वहां पर ज्यूज के लिए पहला टेंपल बनवाया। और इस किंगडम में ज्यादातर इब्राहिमिक रिलीजन को मानने वाले ही रहा करते थे। और उसके बाद 586 BCE में बेबलोनियन आते हैं और इस टेंपल को गिरा देते हैं। बेबलोनियन जंग के दौरान बुरी तरह पूरे यरूशलेम में आग लगाते हैं और ज्यूज को जलावतन करते हैं। उसके बाद पर्शियंस आते हैं और वो इस फर्स्ट टेंपल की जगह सेकंड टेंपल बनवाते हैं और जो ज्यूज जलावतन किए गए उनको वापस आने की इजाजत देते हैं। और उसके बाद 63 ईस्वी यानी इस्लाम के आने से 500 साल पहले एक रोमन एम्पायर टाइटस इसको फतह करते हैं। रोमन एम्पायर में ही क्रिश्चियनिटी फैलना शुरू होती है और ज्यादातर लोग इसको फॉलो करना शुरू करते हैं। इसी के चलते क्रिश्चियंस और ज्यूज के बीच में एक जंग जिसे सीज ऑफ यरूशलेम कहते हैं वो शुरू होती है। इस जंग में हजारों ज्यूज को हलाक किया गया और कैदी बनाया गया और जो बाकी बच्चे उनको यहाँ से भागना पड़ा और यहीं से ज्यूज का पूरी दुनिया में डायस्पोरा स्टार्ट हुआ। इसी के साथ रोमन सेकंड टेंपल को भी गिराते हैं और आज भी ज्यूज इस दिन को तीशा बीएव के नाम से याद करते हैं। और आज की बात करें तो ज्यूज के लिए इस टेंपल की एक ही दीवार बची है जिसे वो वेलिंग वॉल या फिर हम मुस्लिम्स उसे वॉल ऑफ बुराक कहते हैं। आपने काफी पिक्चर्स में इजराइल में ज्यूज को इसी वेलिंग वॉल के सामने इबादत करते देखा होगा, क्योंकि ज्यादातर रोमन्स क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर चुके थे तो उन्होंने अपने लिए चर्च ऑफ होली स्पेकल्चर बनवाया। ये चर्च टेंपल माउंट या फिर बैतुल मकदिस से 400 मीटर की दूरी पर है और क्रिश्चियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियंस का मानना यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर जीसस को यहीं क्रूसीफाई किया गया। आज भी पूरी दुनिया से लोग इस चर्च में इबादत करने के लिए दूर दूर से आते हैं। साथ ही साथ इस्लाम की तालीमात फैलती हैं और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु 634 ईस्वी में यरूशलेम को फतह करते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यरूशलेम फतह किया तो एक खून का कतरा नहीं बहा और वो ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस सब के लिए एक रहमत बनकर आए। रोमन्स और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बीच एक ट्रीटी साइन होती है जिसे पैक्ट ऑफ उमर भी कहा जाता है। इस मुआहदे के मुताबिक क्रिश्चियंस और ज्यूज को सिक्योरिटी दी गई कि उनको पूरी हिफाजत दी जाएगी और उन्हें कोई भी इबादत करने से रोकेगा नहीं और वो जब अपनी मर्जी से चाहें अपने चर्चेज और सिनेगॉग्स में आकर इबादत कर सकते हैं और ना ही किसी को जबरदस्ती मुसलमान होने पर कायल किया जाएगा। मुसलमानों के दौर में ही मस्जिद अक्सा
और डोम ऑफ द रॉक बैतुल मक़दिस में तामीर किए गए। डोम ऑफ द रॉक की बात करें तो ये गुंबद वाली बिल्डिंग उसी पत्थर पर बनाई गई है जिससे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र शुरू किया। इस डोम ऑफ द रॉक के सामने ही मस्जिद अक्सा बनाई गई। और अगर आप डोम ऑफ द रॉक के राइट साइड पर देखें तो एक वॉल नजर आएगी जिसका हमने पहले जिक्र किया, जिसे वेलिंग वॉल कहते हैं या फिर हम मुसलमान वॉल ऑफ बुराक कहते हैं। इस वेलिंग वॉल के सामने जूज आज भी अपनी इबादत करते हैं और हम मुस्लिम्स ये मानते हैं कि इसे वॉल ऑफ बुराक और टेम्पल माउंट या बैतुल मक़दिस के 400 मीटर पर ही क्रिश्चियंस की सबसे इंपॉर्टेंट चर्च द चर्च ऑफ होली सेपल्कर भी बना है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे 37 एकड़ का यरूशलेम का ये इलाका तमाम रिलीजन्स, जूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के लिए कितना रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम्स के बाद क्रूसेडर्स ने भी यरूशलेम पर कुछ देर हुकूमत की, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद ऑटोमन एम्पायर या फिर सल्तनत उस्मानिया के आने से मुसलमानों की हुकूमत दोबारा वापस आई। सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सालों तक तकरीबन 86% लोग यहाँ पे अरब मुस्लिम्स ही थे। ये अपने आप को पैलेस्टीनियन कहते और इसी को अपना मुल्क और अपना घर समझते। इन पैलेस्टीनियंस ने ही वहाँ पर सबसे पहला ट्रेन स्टेशन और जफा को एक इंटरनेशनल पोर्ट बनाया। जाफा पोर्ट से ही पैलेस्टाइन पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड करता था। इसी दौर में कई स्कूल, हाइफा में पहली ऑयल रिफाइनरी और यहाँ तक के कार डीलरशिप भी यहाँ बनाई गई। और यही नहीं, पैलेस्टीनियंस खेलों में भी आगे रहे और एक मशहूर बॉक्सर आबिद अल दुज़ूकी का नाम आज भी याद किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की इकॉनमी बढ़ती गई और ये एक इंटरनेशनल ट्रेड हब बना। सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और यमन से लोग यहाँ पर काम करने आया करते थे। जहाँ एक तरफ पैलेस्टाइन में ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ 1897 में एक ऑस्ट्रिया के जर्नलिस्ट थियोडोर हैसल एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। इस मूवमेंट को नाम दिया गया ज़ायनिस्ट मूवमेंट का। ज़ायो एक हिब्रू लफ्ज़ है और इसका नाम एक चट्टान के नाम पर जो कि यरूशलेम में है उस पर रखा गया। इजराइल का जो आज फ्लैग है वो इसी मूवमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। की आइडियोलॉजी ये थी कि पूरी दुनिया में ज्यूज के खिलाफ ज्यादती हो रही है और ज्यूज के लिए एक ज्यूज स्टेट होनी चाहिए जहां वो सुकून से जी सकें और वहीं खत्म हो जाएं। ज्यूज में आहिस्ता आहिस्ता इस आइडियोलॉजी को पजीराई मिली और 19वीं सदी के शुरू से ही कुछ ज्यूज या तो कारोबार के लिहाज से या फिर इलीगली पैलेस्टाइन में आना शुरू हुए। ज़ायनिस्ट मूवमेंट के बढ़ते पैलेस्टीनियंस को तशवीश हुई और यहीं से आगाज हुआ एक ऐसी जंग का जो आज तक चल रही है। जहां हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इस खित्ते में अमन आया, वहीं उन पैलेस्टीनियन मुसलमानों के साथ आज जो गजा में हो रहा है वो आपके सामने है। इस बात में कोई शक नहीं कि ज्यूज के लिए यरूशलेम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहीं पर मुसलमानों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ज्यूज के साथ जो रोमन एम्पायर में हुआ, आज इजराइल उसी हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है। लेकिन आज उस जेनोसाइड के पीछे रोमन्स नहीं बल्कि खुद इजराइली ज्यूज हैं। ये वीडियो इजराइल पैलेस्टाइन सीरीज का पार्ट 1 है। मेरे आने वाली वीडियो में हम इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच चलते कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और बात करेंगे और आखिर 19वीं सेंचुरी के बाद ऐसा क्या हुआ कि एक आइडियोलॉजी से इजराइल एक मुल्क बना और आहिस्ता आहिस्ता पैलेस्टाइन ऑक्यूपाई करता गया। मेरी अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। शुक्रिया।